नमस्कार मित्रों। पिछली कड़ी में आप सुन रहे थे भारतीय नवजागरण युग से स्वातंत्र्योत्तर युग तक स्त्रियों की सामाजिक भूमिका की पहली कड़ी, उससे आगे की बात। अब मित्रों, सन 1930-32 के आसपास ही बंगाल में कुछ साहसी नवयुवतियां क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अपने ढंग से देश को स्वतंत्र कराने के लिए सक्रिय थी। 17 वर्षीय कुमारी प्रीति लता यूरोपियन क्लब पर हमले में शहीद हो गई। बरसती गोलियों के बीच से निकल जाने वाली बेथुने कॉलेज की छात्रा एवं प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन की साथिन कल्पना दत्त, कुमिल्ला में जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाने वाली दो कमसिन सुनीति चौधरी और शांति घोष, कलकत्ता में एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह में गवर्नर स्टेनले जैक्सन पर गोली दागने वाली छात्रा वीना दास, लेवांग घुड़दौड़ के मैदान में गवर्नर सर जॉन एंडरसन पर गोलियां बरसाने वाली टोली में शामिल 20 वर्षीय नवयुवती उज्ज्वला मजूमदार, अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाली 17 वर्षीय नगारानी गिड़ालू तथा क्रांतिकारियों की हर संभव मदद करने वाली दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी और स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने सभी बेटों को आहूत कर यह विलाप करने वाली मां मंदालसा कि ईश्वर ने उसे एक और बेटा क्यों नहीं दिया जिसे वह देश पर न्योछावर कर पाती। उन सब का देश के प्रति दिए गए बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं। इसी प्रकार 10 वर्षीय बालक अशफाक उल्लाह के द्वारा क्रांतिकारियों को मदद पहुंचाने वाली और बेटे को परोक्ष रूप से इस क्रांति के लिए तैयार करने वाली वीर माता, घर की चौखट को स्वतंत्रता संग्राम का मंदिर बनाने वाली, पति प्रेमचंद को हठपूर्वक रोक स्वयं जेल जाने वाली शिवरानी देवी, लेखनी को हथियार बनाने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा एवं अन्य स्त्रियां जिन्होंने जेल को अपना घर माना या कि आजादी के लिए जीवन ही समर्पित कर दिया, इनमें से अधिकांश को काले पानी की सजा मिली। सन 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात कुछ रिहा हुई और कुछ को तो आजादी के बाद ही रिहाई मिल पाई। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी मेदिनी की शहीद मातंगना हाजरा, वारंगावाड़ी की शहीद 16 वर्षीय किशोरी कनकलता और छपरा जिले की रामस्वरूप देवी सदृश बलिदानी महिलाओं ने स्वतंत्रता के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। कई गुमनाम हस्ताक्षर भर रही हिंसक और अहिंसक तरीके से लड़ने वाली इन सभी महिलाओं की संयुक्त प्रेरणा मैडम भिकाजी कामा विदेशों में नारी चेतना जगाने वाली भारत की पहली महिला क्रांतिकारी और राष्ट्रीय ध्वज निर्मात्री। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की चर्चा मैदान में खुलकर उभरने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानियों के अतिरिक्त अनेक जुझारू महिला संपादकों की अमूल्य देन के उल्लेख के बिना पूरी नहीं होगी। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी देवी बंगाल की प्रसिद्ध लेखिका ही नहीं, भारत की पहली महिला उपन्यासकार और पहली सफल महिला संपादक भी थी। प्रसिद्ध बांग्ला पत्रिका भारती में वे लगातार लिखती रहीं और आगे चलकर भारती का संपादन कार्य संभाला था। देशबंधु चितरंजन दास की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी बसंती देवी ने एक ओर स्वदेशी आंदोलन चलाया तो दूसरी ओर देशबंधु के पत्र बांग्लार कथा का संपादन संचालन भी किया। बंगाल की दीपावली संघ की संचालिका सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी महिला
लीला राय ने अपने पति श्री अनिल राय की गिरफ्तारी के बाद उनके क्रांति संगठन श्री संघ का कार्य भी संभाला और साथ ही अपनी पत्रिका जयश्री का संचालन संपादन भी संभाला। इस पत्रिका में व्यक्त उनके जोशीले विचारों के कारण ही उनकी गिरफ्तारी भी संभव है, यह जानते हुए भी वे निर्भीकता पूर्वक सक्रिय रही। सन 1935 से लेकर 1937 तक प्रांतीय शासन के दौरान अधिकतर क्रांतिकारी युवतियां जेल से रिहा कर दी गई थीं। तब भी जिन क्रांतिकारी महिलाओं को समय से पूर्व नहीं छोड़ा गया था, उनमें एक लीला राय भी थी, जो छूटने के बाद भी सन 1942 में फिर जेल गई। क्रांतिकारी वीणा दास की बड़ी बहन कल्याणी देवी ने भी क्रांतिकारी युवतियों को प्रेरणा देने तथा महिला राजकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए मंदिरा नामक पत्रिका का संपादन संचालन किया। इस पत्रिका को माध्यम बनाकर उन्होंने प्रतिबंधित छात्र संघ को पुनर्जीवित किया। उनके जेल जाने से पत्रिका बंद हो गई। क्रांति प्रशिक्षण के लिए बंगाल के कोने कोने में स्थापित कितनी ही संस्थाओं, उनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं से तो कई महिलाएं जुड़ी थीं और एक के जेल जाने पर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह करते हुए क्रमशः महिला सहयोगिनियों द्वारा कार्य संपन्न होते रहे। मेरठ की उर्मिला देवी ने सन 1930 के नमक आंदोलन के बाद, या कहा जाए तुरंत बाद, स्थानीय सत्याग्रह समिति में 3000 महिलाओं को संगठित किया और 47 सभाओं में भाषण देने के बाद गिरफ्तार हुई। घर पर उनके 2 छोटे छोटे बच्चे अकेले रह गए। वे जेल में भी अस्वस्थ रहीं। बावजूद इसके जेल से छूटते ही उन्होंने जन्मभूमि नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन और संपादन किया। अपने उग्र अग्रलेखों के कारण वे बार बार गिरफ्तार हुई। परिवार बार बार बिखरा, मगर उन्होंने परवाह न की। श्रीमती सुभद्रा जोशी ने 1942 में भूमिगत रहते हुए गुप्त रूप से हमारा संग्राम नामक पत्र निकाला, जो स्वतंत्रता का संदेश सुनाकर भारतीय जनमानस में नई चेतना जगाता था। जेल यात्रा इन सबके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। सन 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई से भूमिगत रेडियो का प्रसारण करने वाली उषा मेहता को रेडियो सहित पकड़े जाने पर 4 वर्ष की सजा हुई थी। राष्ट्र प्रेम की प्रतिमूर्ति कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की कवयित्री रही, जैसा कि हम सब जानते हैं। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वे प्रथम महिला थी। उन्होंने न केवल अपनी लेखनी को इस संग्राम का मशाल बनाया, अपितु स्वयं भी आंदोलन में सक्रिय रही और कई बार जेल यात्राएं की। अनेक बार जेल यातनाएं भोगने के बाद उन अनुभवों को उन्होंने अपनी कहानियों का आधार बनाया। राष्ट्रीय गीत तो उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी प्रकार जाग तुझको जाना दूर और दीप मेरे जल अकंपित, चीर अचंचल जैसे उद्बोधन गीत रचती गाती महादेवी वर्मा बापू के विचारों से प्रभावित रही, किंतु अन्याय राजनीतिक हो या सामाजिक, वे शांत चित्त नहीं रह सकती थी। देशवासियों को झकझोरने हेतु उन्होंने लिखा था, अमरता उसमें मनाती मरण त्योहार। इसी प्रकार दुख प्रति निर्वाण उन्माद, अमरता नापते ये पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। सन 1943 में जब बंगाल अकाल की आग में जल रहा था, सारा देश अकाल की हृदय विदारक घटना को लेकर स्तब्ध था। तब साथी रचनाकारों के प्रति महादेवी वर्मा का उद्बोधन था,
यदि इस अवसर पर उनकी लेखनी अकाल पर नहीं चली तो उनका भस्म हो जाना ही श्रेयस्कर है। इसी प्रकार आजादी के बाद जब देश पर आपातकाल थोपा गया, सेंसरशिप लागू हुई, अभिव्यक्ति प्रतिबंधित हुई, तब खतरा मोल लेते हुए आपातकाल का विरोध करने वालों में महादेवी अग्रणी थी। उन्होंने कहा था, जिस तरह घटाटोप अंधकार को एक अकेला दीपक चुनौती दे सकता है, अकेली आवाज भी विरोध में उठे तो उसकी सार्थकता होगी। अंतिम सांस तक निर्भीक और कर्मठ रहने वाली महादेवी समाज के निम्नतर वर्ग की समस्याओं और भावनाओं से जुड़ी रही और उन्हें उजागर करती रही। महादेवी का रचना कर्म भारतीय स्वाधीनता की चेतना से निर्मित हुआ। उनके गीतों में सामाजिक राजनीतिक नवजागरण के संदर्भ संश्लिष्ट, सूक्ष्म, जटिल और कम मुखर हैं, लेकिन गद्य में उनकी सामाजिकता का विस्तार चकित कर देने वाला है। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सामाजिक कार्यों की ओर उन्मुख महादेवी वर्मा ने प्राचार्य पद ग्रहण करने के बाद चांद पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया। अपने गद्य लेखन के माध्यम से उन्होंने अपनी क्रांतिकारी सामाजिकता के विस्तार का परिचय दिया। समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण और उनका अर्थशास्त्र निश्चय ही हमारी चेतना को झकझोरता है। महादेवी का कथन यहाँ प्रासंगिक है, अन्याय के प्रति मैं स्वभाव से असहिष्णु हूँ, अतः इन निबंधों में उग्रता की गंध स्वाभाविक है, परंतु ध्वंस के लिए ध्वंस सिद्धांत में मेरा विश्वास कभी नहीं रहा। मित्रों, भारत देश की आजादी और समाज के पिछड़ेपन से स्त्री चेतना को जगाने के लिए जिन विदेशी ललनाओं ने अपना जीवन समर्पित किया, उनमें 19वीं सदी के 8वें दशक में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखने वाली विदेशी महिला सुश्री ब्लावत्स्की का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता रहेगा। सुश्री ब्लावत्स्की का यह विश्वास था कि विश्व का कल्याण अंततः भारतीय आध्यात्म के ज्ञान से ही होगा। इसके लिए वे आजीवन प्रयत्नशील भी रही। थियोसॉफिकल सोसाइटी का आगे चलकर नेतृत्व संभालने वाली महिला श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश महिला होते हुए भी भारत के लिए पूर्णतः समर्पित रही। यहाँ रहकर नारी जागृति एवं प्रगति का उन्होंने दायित्व उठाया। महिलाओं को पुरुष के बराबर मताधिकार की मांग उनकी ही देन है। भारत के प्रति उनका पूर्ण और निष्काम कर्म समर्पण था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर उन्होंने लिखा, इंग्लैंड जब इस समय संकटग्रस्त है, भारत को अवसर का लाभ लेकर अपनी मांगें सामने लानी चाहिए। उनकी होम रूल लीग भी यही काम करती थी। अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ तथा भारतीयों की स्वतंत्रता के पक्ष में लिखने के कारण उन्होंने जुर्माना भी भरा, जेल भी गई, फिर भी उनके कदम रुके नहीं। राजनीति, समाज सुधार, नारी जागरण, अध्यात्म, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, इन समस्त क्षेत्रों में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि अब तक कोई महिला संपादन की उस ऊंचाई को छू नहीं पाई। 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबल ने, जिन्हें हम सब भगिनी निवेदिता के नाम से जानते हैं, मिशन की प्रेरणा से बंगाल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और शिक्षा को माध्यम बनाकर भारतीय स्त्रियों में जागरूकता लाने का संकल्प लिया। यह शिक्षा कोरी किताबी नहीं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जागरण की शिक्षा थी। भगिनी निवेदिता ने अपनी पुस्तक फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के माध्यम से भारतीयों को अपनी संस्कृति पर अभिमान करना सिखाया। महात्मा गांधी की एक अनुयायिनी
मिस मैडलिन स्लेड, जो बाद में मीराबेन के नाम से जानी गई और प्रसिद्धि प्राप्त किया, उन्होंने स्वयं को भारत के लिए समर्पित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वे 2 बार जेल गईं। 1931 में गोलमेज सम्मेलन के समय वे महात्मा गांधी के साथ थी। श्रीमती मार्गरेट कजिन्स ने अखिल भारतीय स्तर पर एक महिला संगठन इंडियन वुमेन एसोसिएशन की स्थापना की। उस समय की महिलाओं की सारी राजनीतिक गतिविधियां इस संगठन के द्वारा ही संचालित हुई। उन्होंने आंदोलन से आगे बढ़कर अखिल भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला परिषद की पत्रिकाओं स्त्री मंडल और रोशनी का संपादन किया। मित्रों, इस कड़ी को यहीं विराम देती हूँ। इस विषय पर हम आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।